क्लास। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ज्ञान तत्व पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केबल को। केबल क्या होते हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या उसकी लेयर्स होती हैं, किन किन वोल्टेज रेटिंग का हमारा केबल हमको जो है देखने के लिए मिलता है, क्यों हम जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं केबल के कंपेरिजन में, और केबल हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या कितने कितने टाइप के हमारे केबल होते हैं, वो सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये वीडियो प्योरली थ्योरेटिकल है, इसलिए मुझे नहीं लगा कि बोर्ड का यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। उसी पे जो है हम एक बार चर्चा करेंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप मुझे एक बार बताना है कि देखो मेरे पास जो है अभी मुझे जो है ये समस्या आ रही है। तो देखो होता क्या है कि जो मेनली मोटा मोटा हमको समझ में आता है वो ये है कि केबल का जो से पावर को ट्रांसमिट करना, केबल से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, या केबल से पावर को जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन तक लेके जाना, वो सब उन सब में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हमारी सस्ती पड़ती है। ठीक है, कारण क्या है? कारण है उसकी जो है इंसुलेशन हमको जो है बनाए रखना पड़ता है। उसके लिए हमको अलग अलग तरीके के आर्मर्स चाहिए, सर्विंग चाहिए, बैडिंग चाहिए। इसके अलावा जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, रबर यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें जब महंगी पड़ती है तो इस कारण से हम जो है उसको यूज नहीं करके हम जो है ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ पे हमको जो है मजबूरी में उसको यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको एक नदी क्रॉस करानी है। नदी हमारी जो है लगभग 200 मीटर चौड़ी नदी है। अब 200 मीटर के बीच में अगर मैं 2 पोल लगा के उसमें एक ट्रांसमिशन लाइन को क्रॉस कराऊँ, ठीक है, अगर मेरे पास एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ पे है, और बीच में जो है नदी है, ये मेरी नदी है, ठीक है, और इसकी जो दूरी है वो 200 मीटर की है, तो अगर मुझे 200 मीटर का वायर ट्रांसमिशन लाइन में लगाना पड़ेगा तो उसका सैग बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उस सैग को कम करने का हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि हम नदी के बीच में पोल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे मुझे जो है अंडरग्राउंड केबल यूज करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं जो है सीधा सीधा यहाँ से अंडरग्राउंड केबल नदी के अंदर से पास करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि केबल जो है जो नदी का जो ग्राउंड लेवल है, जो नदी का जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से मेरा केबल पास हो जाएगा। तो उस पर कोई जो है मैकेनिकल स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा, और हमारी जो पावर है सीधे सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो है छोटी डिस्टेंस के लिए केबल से पावर ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा दूरी के लिए, तो नॉर्मली देखो जैसे HVDC हमारी होती है, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे हम जो है केबल का यूज़ करते हैं। वो भी ऐसी जगहों पे जैसे मान लिया हमारे पास कोई आइलैंड है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक आइलैंड है, ये आइलैंड है, और ये इतना बड़ा आइलैंड है कि वहाँ पे जो है लगभग 1000 लोग रह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि वहाँ पे एक जनरेटिंग पावर प्लांट बनाया जाए। और बाकी हमारे पास जो लैंड एरिया है वो ये वाला है। ठीक है, ये पूरा लैंड एरिया है, ये पूरा देश है अपने आप में, ये वाला हिस्सा। लेकिन ये एक छोटा सा आइलैंड है। मान लीजिए मालदीव्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मालदीव्स में का एरिया जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हमको वहाँ पर सप्लाई भेजनी है तो वहाँ पर जनरेटिंग पावर प्लांट तो नहीं बना सकते। अब अगर हमको सप्लाई देनी है वहाँ पर, तो सप्लाई देने के लिए ओवरहेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समुद्र के नीचे से जो है पावर सप्लाई देंगे। ठीक है, समुद्र के नीचे से जब हम पावर सप्लाई देंगे तो वहाँ पे हम HVDC जो है हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन यूज करते हैं, क्योंकि AC करेंगे तो उसमें देखो तीनों फेज देने पड़ेंगे, तो 3 केबल लगेंगे। DC में एक ही केबल में काम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी डिस्टेंस 500 किलोमीटर से ज़्यादा की हो, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन में केबल जो है किफ़ायती है, या फिर DC ट्रांसमिशन हमारा किफ़ायती है। अदरवाइज़ हमको जो है AC पे ही स्विच रखना पड़ेगा, और जो है ओवरहेड लाइन पे ही पावर को ट्रांसमिट करना है। ठीक, ये तो हो गई हमारी केबल की यूज की बात कि केबल हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है, मैं आपको एक आसान वाला दिखाता हूँ। देखो ये है हमारा आसान वाला। इसमें केबल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे ये कंडक्टर आ गए। ठीक है, कंडक्टर हमारा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मेटल का जो पार्ट होता है जिसमें एक्चुअल में करंट फ्लो होने वाली है, वो हमारा होता है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब इसमें 3 वायर दिखाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 फेज़ जो के लिए हमारा केबल है, जो तीनों फेज़ के लिए हमारा वायर की सप्लाई लेके जाएगा। उसके बाद उस पर लगाया जाता है, तीनों वायर आपस में इंसुलेटेड रहे उसके लिए लगाया जाता है उसके बीच में इंसुलेशन। ये इंसुलेशन इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो ये ज़रूरी नहीं है। ये इसके अलावा इसमें गैस भी फिल की जाती है, इसके अलावा उसमें जो है रबर भी लगाई जाती है, वल्कनाइज रबर भी लगाई जाती है। इसके अलावा हम जो है इसमें ऑयल भी फिल करके रखते हैं। अलग अलग तरीके के इंसुलेशन है, वो सब हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किस किस तरीके के इंसुलेशन हम जो है इसमें लगा सकते हैं। उसके ऊपर लगाई जाती है लेड शीथ। ये लेड शीथ हमने लगाई है। लेड शीथ लगाने से क्या होगा कि ये जो है उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किसका क्या क्या यूज है। ठीक है, उसके बाद उसको जो है मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए इस पर बैडिंग लगाई जाती है। बैडिंग के बाद इस पर जो है आर्मर लगाया जाता है। ये आर्मर जो है
ये एल्यूमिनियम की एक लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की स्ट्रैंड्स इसमें लगे हुए होते हैं। ये आर्मर एक तरीके से अर्थिंग डिवाइस का भी काम करता है कि आप इसका एक टर्मिनल अर्थ कर दे, दूसरा टर्मिनल अर्थ कर दे, तो अगर कभी केबल में कोई इंटरनल फॉल्ट होगा और वो जो है इस आर्मर से टच हो जाएगा तो वो केबल को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, और जो सप्लाई है वो स्पार्किंग जो है बाहर तक हमें जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारी जो सर्विंग है वो एक तरीके से जो वियर एंड टीयर के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। अब देखते हैं ये अलग अलग जो पार्ट्स हमने बनाए हैं। सबसे ऊपर सर्विंग आ गई, उसके बाद हमारी आर्मरिंग है, आर्मरिंग के अंदर बेडिंग है, बेडिंग के ऊपर लेड शीथ है, लेड शीथ के अंदर पेपर इंसुलेशन, और फिर जाकर हमारा कंडक्टर है। ये सब का काम क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो हमारा कंडक्टर होता है अंदर, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर का काम क्या है, उसमें कंडक्टर का काम तो आपको पता ही है, उसी में जो है जितनी भी हमारी करंट है वो उसी के थ्रू पास होने वाली है, और किसी पार्ट से जो है करंट पास नहीं हम लोग करते हैं। उसके ऊपर हम जो है इंसुलेशन लगा के रखते हैं। इंसुलेशन क्यों रखते हैं कि देखो अगर हमारे पास 3 वायर हैं, वो तीनों वायर एक दूसरे से अगर टच हो गए तो हमारे पास लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। लाइन टू लाइन फॉल्ट हम नहीं चाहते हैं। लाइन टू लाइन फॉल्ट में जो करंट जो है हैवी करंट फ्लो करती है, उसके अलावा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब हमने केबल बिछाया है, इतनी ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट जो है कर रहे हैं, इतनी सिरदर्दी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम जो है फॉल्ट करा के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम जो है उसमें तीनों केबल को इंसुलेट करके रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंसुलेशन के लिए हम जो है रबर और उसके मिनरल कंपाउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम वोल्टेज यूज करेंगे, मैंने कहा कि हम 11 kV के लिए इंसुलेशन जो है लगभग इतनी मोटाई का यूज कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम जो है 33 kV के लिए बात करेंगे तो 33 kV के लिए हमें उससे ज़्यादा मोटाई का जो है इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 66 kV की बात कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा मोटाई का हमको जो है इंसुलेशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज लेवल बढ़ाते रहेंगे उसी हिसाब से हमको जो है इंसुलेशन की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, जिससे जो है वो जो है उसमें जो इंसुलेशन है हमारा वो पंक्चर ना हो जाए हाई वोल्टेज स्ट्रेस के कारण, ठीक है। हाई वोल्टेज स्ट्रेस के कारण जो वोल्टेज पंक्चर होता है इंसुलेशन में, ये चीज़ आपने जो है इंसुलेटर्स में भी देखी होगी। जो ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर होते हैं ना, उसमें वो पंक्चर हो जाते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के कारण से। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है इंसुलेशन की थिकनेस को बढ़ाते रहते हैं। हालांकि उससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, हमको फेलियर होने से तो बचाना है। इसके बाद हमारा आता है मेटेलिक शीथ। मेटेलिक शीथ हमारी जो है लेड की बनी हुई होती है, और कहीं कभी इसको जो है एल्यूमिनियम की भी बना दिया जाता है, ठीक है। वो करती क्या है, वो करती है मॉइस्चर से बचाती है कि जो हमारे पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में मॉइस्चर कंटेंट ना आ जाए, तो वो मॉइस्चर से उसको बचाने का काम करती है। इसके अलावा जो अदर हार्मफुल गैसेज है, मैंने कहा कोई एनवायरनमेंट में हमने जहाँ पे उसको बिछाया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास जो केबल है वो एक डंप यार्ड से होके जा रहा है। डंप यार्ड मतलब कूड़ा घर, ठीक है। उस कूड़े घर में जो अगर आग लगती है तो उस केबल के पास तक तो आग नहीं पहुँच रही, लेकिन उससे जो धुआं निकल रहा है वो धुआं बहुत ज़्यादा उसको हार्म कर सकता है। तो अगर हमारे केबल की जो सर्विंग वाली लेयर है वो भी डैमेज हो जाती है, उसके बावजूद भी जो मेटेलिक शीथ है वो हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है मेटेलिक शीथ, ठीक है। इसके बाद हम जो है उसके ऊपर जो लेयर लगाते हैं वो हमारी बेडिंग की होती है। बेडिंग क्या होती है, वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस टेक्सचर देती है, मतलब उसको हार्ड नहीं रखती केबल को, ठीक है। वो थोड़ा सा उसको सॉफ्टनेस देगी, तो उससे क्या होगा कि अगर उसमें हम उसको मोड़ रहे हैं केबल को किसी कारण से, हालांकि मुड़ता ही है, ऐसा तो है नहीं कि हमको जो है सीधा सीधा ही केबल बिछता है। केबल में कुछ तो मोड़ आएगा ही ना, चाहे थोड़ा आए, चाहे केबल में थोड़ा मोड़ आए या ज़्यादा मोड़ आए, लेकिन केबल मुड़ेगा तो है ही, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसको मोड़ने के बाद भी जो है उसमें जो है कोई किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो, तो मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें बेडिंग यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन से यूज करने के लिए। मैकेनिकल प्रोटेक्शन से यूज करने के लिए हम इसमें जूट यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हेस्पिन टेप यूज कर सकते हैं। जूट से आप समझ ही रहे हैं, जो जूट वही है जो जिससे पहले टाइम में चारपाई बनाई जाती थी, ठीक है, उसी का जो है फाइबर हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वही डाल दिया, उसका एक फाइंड फाइबर यूज करते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी में, ठीक है। अब इतना महंगा केबल बन रहा है तो ऐसे तो है नहीं कि चारपाई से निकाली और लो भैया जूट खराब हो रही है इसी को डाल दो, ठीक है। उसके ऊपर हम बिछाते हैं आर्मर। आर्मर हमारा जो है गैल्वेनाइज स्टील का हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारे 11 kV तक के केबल हैं उसमें हम जो है हमेशा गैल्वेनाइज स्टील का बनाइए कंपलसरी नहीं है, उसमें जो है हम एल्यूमिनियम का केबल आर्मर भी यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल जो इंजरी हो सकती है, मान लिया मैंने केबल है, उस केबल को मैं ज़मीन पर रख के उसको बिछा रहा हूँ, बिछाते हुए मुझे उस केबल को खींचना पड़ेगा, खींचने के लिए उसको घसीटा जाता है, ठीक है। आपने अगर कभी केबल बिछते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि केबल को ज़मीन पर बिछा के उसको खींचा जाता है, ठीक है। खींचने से हो सकता है कि उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर आ जाए, या हो सकता है उसकी जो ऊपर वाली जो सर्विंग है वो वाला पार्ट कट जाए, तो उसके बावजूद भी हमारा जो केबल
बचा रहे, उस पर कोई जो है समस्या ना आए और वो अच्छे से काम करे, उसके लिए हम जो है उसको आर्मर्ड करते हैं। आर्मर्ड करने से क्या होगा, ये मेटालिक वाला पार्ट होता है और उस पर जो है किसी भी तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट जो है मिनिमाइज हो जाता है। ठीक, और सबसे ऊपर होता है हमारा सर्विंग। सर्विंग का काम है जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करना। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कपड़े पहनने के बाद जब जैसे हम रेनकोट पहन लेते हैं उस तरीके से काम करता है हमारा सर्विंग। ठीक है, वो क्या करता है कि अंदर वाली जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए हम जो है उसमें सर्विंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हो या ये लग रहा हो कि फास्ट पढ़ा रहे हैं या फिर ये लग रहा है कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो आप जो कमेंट करके एक बार बता सकते हैं कि क्या आपको जो है समस्या आ रही है। फिर उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए अगर हो सकेगा तो चाहे मैं बोर्ड पे मुझे उसको बताना पड़ेगा, मैं बोर्ड से भी समझा दूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो है प्रेजेंटेशन काफ़ी रहेगी तो उसके लिए मुझे लगा कि ठीक है इसी से बता देते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताना, मैं जो है उसको बोर्ड पे भी बता दूंगा। तो देखो ये हो गया हमारा कंडक्टर का बेसिक डायग्राम पूरा। ठीक है, इसको आप याद रखना। अभी कल ही मैं जो है क्वेश्चन देख रहा था, मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि जो केबल होता है, केबल का सबसे ऊपर वाला सरफेस क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा लेयर पे कहाँ पे क्या क्या आता है, पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए क्या क्या। कि पहले सबसे ऊपर से बात करोगे तो सबसे ऊपर में पहले आएगा सर्विंग, सर्विंग के बाद आर्मर आएगा, आर्मर के बाद बेडिंग, बेडिंग के बाद लेड शीट, जो कि लेड शीट हमारा एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। उसके बाद हमारा इंसुलेशन आएगा। इसको पेपर इंसुलेशन यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा। ठीक है, इसको पेपर इंसुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ इंसुलेशन बोलेंगे, क्योंकि इंसुलेशन के जगह पे हम जो है सिर्फ पेपर यूज नहीं करते, हम यहाँ पे जो है रबर भी यूज करते हैं, हम यहाँ पे पीवीसी भी यूज करते हैं, इसके अलावा एक्सल पीई भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम जो है SF6 गैसेज जो हमारे गैस केबल होते हैं, जो हमारे ऑयल फील्ड के केबल होते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके के हम जो है मटेरियल यूज करते हैं। उसके अंदर है हमारा कंडक्टर, कंडक्टर हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का हो सकता है। इसके अलावा तो कंडक्टर नॉर्मली हम यूज करते नहीं हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। ठीक है, अब देखो चलते हैं इसके आगे। अब जो हम इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो इंसुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम इंसुलेशन उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, उस इंसुलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि उसकी जो रजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई रजिस्टिविटी हमारे जो है इंसुलेशन मटेरियल की हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो मटेरियल यूज किया उसका इंसुलेशन लेवल ही उतना नहीं है कि हमको जो है उसका इंसुलेशन लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटाई का हमको जो है मटेरियल यूज करना पड़ रहा है, और वो केबल इतना मोटा हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा। ठीक है, क्योंकि रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा केबल का इंसुलेशन हमारा पतला बनेगा। जितना इंसुलेशन पतला बनेगा उतना हमारा केबल का साइज़ छोटा रहेगा। अब हम केबल बिछा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ना बिछा रहे हैं कि एक बहुत मोटा पाइप जो है बिछाने लगेंगे, तो हमको जो छोटे साइज़ का रखना है, इसलिए उसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितनी वोल्टेज पे जाके मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है, जो मेरा जो इंसुलेशन है वो पंक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जो है बियर कर सके। अगर मेरे 11 kV का भी वोल्टेज है तो भी उसका इंसुलेशन जो है 33 kV की वोल्टेज आने पर भी ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद लो थर्मल कोफिशिएंट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है, तो I2R लॉसेस तो उसके अंदर होंगे। अब I2R लॉसेस क्या होते हैं, वो हमारे हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है हमारा जो इंसुलेशन था, मान लिया हमने प्लास्टिक यूज कर लिया, वो भी लो क्वालिटी प्लास्टिक, हमने वो प्लास्टिक का आर्मर लगाया हुआ है, अब जैसे ही वो गर्म हुआ वो तो फैल गया। ठीक है, तो उसका जो है मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, हीट आने पे वो जो है एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा लो वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि अगर हम जो है कहीं पे उसको मॉइस्चर मिल रहा है तो वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले। ठीक है, मॉइस्चर को किसी तरीके से रिएक्ट ना करे, ना अपने अंदर से पास होने दे, ना खुद से उसको एब्जॉर्ब करे। इसके अलावा लो परमिटिविटी। लो परमिटिविटी क्या होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड से उसके पास इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, जो हमारे जो है आसपास में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। परमिटिविटी तो खैर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है कि अगर उसके बगल से कोई दूसरा केबल जा रहा है, उस दूसरे केबल से उस केबल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा प्रभाव पड़ता है तो फिर तो भाई क्या ही फ़ायदा रह जाएगा। तो हम दो केबल कभी पास में बिछा ही नहीं पाएंगे, फिर हर केबल के लिए अलग से थोड़ी ना गड्ढा खोदा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ इसलिए हमारी जो परमिटिविटी है वो कम से कम होनी चाहिए। नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, टेम्परेचर हाई होने पे ऐसा ना हो कि वो आग पकड़ ले। ठीक है, किसी भी तरीके से हमारा जो केबल है वो आग ना पकड़े। ठीक है, हम यही चाहेंगे कि जो उसको इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो जले ना। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, हमारा केबल ही जल गया, बताओ क्या फ़ायदा हुआ। ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। ठीक है, केमिकल स्टेबिलिटी। अगर एसिड रेन हो रही है
ठीक है, या फिर कहीं पे एसिडिक जो है इन्वायरमेंट जो है हमारे केबल को देखने के लिए मिल रहा है, तो उसकी जो लेयर्स हैं वो डैमेज ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि केमिकली जो नॉर्मली तो जो देखा जाता है कि सिर्फ एसिड से प्रोटेक्शन हो जाए वही काफ़ी रहता है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है सरफेस को डैमेज नहीं करती है। ठीक है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब देखो केबल जो है हम बिछाते टाइम, केबल को जो है डक्ट में डालते टाइम हम क्या करते हैं, उसको खींचना पड़ता है, उसको खींचते भी हैं। इसके अलावा उसको अगर छत से कहीं से पास करा रहे हैं तो उसको जो है उठा के जेसीबी से पकड़ के खींच रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, या क्रेन से खींच रहे हैं, उन सब चीज़ों में क्या होगा कि वो टूट सकता है। तो उसमें जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, हो सकता है कुछ केबल जो हमारा लटक रहा हो तो अपने ही वेट से वो टूट सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ताकत हो, अगर उस पर स्ट्रेस पड़े या स्ट्रेन पड़े तो वो टूटे ना। ठीक है, हाई विस्कोसिटी एट इम्प्रेगनेशन टेम्परेचर। ठीक, जब भी हम जो है ये जो कंडीशन है ये इम्प्रेगनेटेड पेपर के लिए, तो स्पेसिफिकली सभी इंसुलेटर के लिए ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती है वैसे तो। ठीक है, कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड रप्चरिंग वोल्टेज, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाई वोल्टेज होगी वो उसके साथ विदस्टैंड करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 11 kV का हमने जो है केबल बनाया, 11 kV का केबल के लिए हमने जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया वो 11.5 kV या फिर 11,500 वोल्ट पे आते ही ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लगभग 22 kV तक 25 kV तक की वोल्टेज को भी आराम से विदस्टैंड कर ले। इस तरीके के हमको जो इंसुलेटिंग मटेरियल उसके अंदर डालना है और इस तरीके की प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी भी चाहिए। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिसिटी, ये चीज़ हमें अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम जो है इसमें बात कर रहे थे मैकेनिकल स्ट्रेंथ के टाइम पे, कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्लास्टिसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शेप अपनी चेंज करता रहे। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि उसकी जो शेप है वो अपनी शेप चेंज ना करे। ठीक है, वो जैसी उसकी शेप है वो उसकी एज इट इज़ रहे। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर मिला थोड़ा सा और उसने अपनी शेप चेंज कर ली, या फिर थोड़ा सा उसको जो है थर्मल एक्सपेंशन मिल रहा है या किसी तरीके के कोई भी इसमें और फेयर कंडीशन मिल रही है और उसने जो है अपना जो है शेप चेंज कर ली, वो चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। तो जो प्लास्टिसिटी है वो उसमें बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक डायग्राम है जो दिखाता है, देखो कि जो एसिड जो उसमें जो एसिडिक प्रभाव हो रहा है, जो गैसेस इफेक्ट आ रहा है, जो मॉइस्चर आ रहा है, तो जो हमारी सर्विंग है ऊपर वाली जो लेयर है वो वही उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, सर्विंग का काम क्या है, वो हमारे जो एसिड से प्रोटेक्ट करना है, जो गैसेज होती है हार्मफुल गैसेज होती है उससे प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर कंटेंट को जो है केबल के अंदर ट्रांसमिट नहीं होने देना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। तो देखो, जो रबर है वो हम अभी के टाइम पे यूज नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। देखो, इसकी जगह पे हम क्या हमको ज़रूरत पड़ी कि हमको जो दूसरा जो है मटेरियल यूज़ करें, तो पहले यही पढ़ लेते कि हम पहले रबर क्यों यूज़ कर रहे थे। तो देखो, रबर के लिए क्या है कि रबर हमारे जो है नेचुरली ट्री से निकलती है, हमको जो रबर का जो ट्री होते हैं वहाँ से, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 kV पर mm की है। मतलब उसका जो 1 mm की थिकनेस वाला जो रबर वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कितने वोल्टेज तक को विदस्टैंड कर सकता है, 30 kV तक की वोल्टेज को विदस्टैंड कर सकता है। और इसका जो इंसुलेशन है, रजिस्टिविटी है, वो 10⁻17 ओम सेंटीमीटर तक की है। ठीक है, ये EXP का मतलब 10 टू द पावर का है। ठीक है, ये पावर का सिंबल है EXP। जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी EXP ही हमको देखने के लिए मिलता है। तो देखो, जो इसकी जो रजिस्टिविटी है वो कितनी की है, 10⁻17 की है। तो बहुत ज़्यादा हाई रजिस्टिविटी इसकी हमें देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद क्या करते हैं, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो लगभग 2 से 3 होती है इसकी। ठीक है, 2 से 3 होती है, मतलब एयर के मुकाबले वो ये जो है कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लगभग 2 से 3 गुना जो है रिप्रेजेंट करती है या इतनी ऑफर करती है। यानी कि अगर हमारी एयर जो है 21 kV पे आके पंक्चर हो जाती है, 21 kV पर mm पे आके, तो ये जो है इससे 2 गुनी या 3 गुना वोल्टेज को बियर कर सकती है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारी ये बताती है कि एयर के रेस्पेक्ट में उसकी परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका अगला प्रॉपर्टी क्या है। ये क्या है कि समस्या है इसके साथ, वो देखो ये जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉफ्ट होती है थोड़ी नेचर में। ठीक है, तो उसके क्या है कि शेप भी चेंज हो जाती है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी एकदम से कम हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि टाइम के साथ साथ ये जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा अगर वो धूप में है हमारा केबल, तो धूप में क्या होता है कि आपने देखा होगा धूप में जो है रबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़राब होने लगती है, रबर जो है गलने लगती है धूप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है रबर को यूज़ करने के लिए फिर प्रोहिबिट करती है कि जो है हमको रबर की जगह कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहिए। और
टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी वो भी कम होती है, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको यूज़ करना सेफ़ है। अब 38 डिग्री सेल्सियस, अगर आप जो है यूपी में भी रहते हैं तो भी आपको पता होगा कि 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हर साल गर्मियों में ही चला जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम ये कहेंगे कि देखो रबर जो है ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, उससे बेटर हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो उससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास ये वल्कनाइज्ड रबर। इसमें इन्होंने इंडिया क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखो वल्कनाइज्ड रबर हमारा एक अच्छा ऑप्शन है। अब क्योंकि ये इंडियन वो है, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव है, उन्होंने उसको जो है एक्सपेरिमेंट करके उसको रबर को जो है बेटर किया है, तो इसलिए उसको वल्कनाइज्ड इंडियन रबर हमने कहा है। अब इसमें क्या है कि देखो वल्कनाइज्ड रबर में हमने जो है सल्फ़र के साथ उसकी रिएक्शन कराई रबर की, और सल्फ़र के साथ रिएक्शन करा के जो है उसको वल्कनाइज्ड रबर में कन्वर्ट किया। हालांकि इसके अलावा आप वल्कनाइज्ड रबर जिंक ऑक्साइड के साथ भी बना सकते हैं, रेड लेड के साथ भी बना सकते हैं। अब इसको बनाने से क्या हुआ कि इसकी जो टेम्परेचर बियरिंग स्ट्रेंथ है वो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक आ गई। मतलब पहले हमारा जो नॉर्मल रबर थी उसकी इंसुलेशन जो है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर बियर कर पा रहे थे, लेकिन अभी ये जो है 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आराम से बियर कर पा रही है, तो बेटर हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, लंबे समय तक चलता है, धूप से जो है उतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि धूप का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन धूप का टेम्परेचर 38 से तो ज़्यादा पहुंच जा रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन एक समस्या है इसके साथ कि अगर हम सल्फ़र वाले पार्ट यूज करते हैं तो सल्फ़र जो है कॉपर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रबर है उसको हम वार्निश्ड कर देते हैं, उस पर एक इंसुलेशन की लेयर और चढ़ा देते हैं जिससे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए हमारे मेटल के। ठीक है, और इस तरीके का जो इंसुलेशन है वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारी लो और मॉडरेट वोल्टेज है, यानी कि जैसे हमारी ये 220 वोल्ट हो गया, 440 वोल्ट हो गया, इन चीज़ के लिए हम जो है वल्कनाइज्ड रबर एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो इंसुलेशन लेवल है वो हमारा इम्प्रेग्नेटेड पेपर का है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर जो है हमारा क्या है, वो रबर का एक सप्रेस्ड वर्जन है। ठीक है, मतलब हमने एक रबर को प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा पतला करके उस प्रॉपर्टी एक पेपर की शेप में हमने जो है कैलकुलेट ले आए, उसको हम जो है इम्प्रेग्नेटेड पेपर कह रहे हैं। ठीक है, और ये बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं नेफ्थेनिक और पैराफिनिक मटेरियल से। ठीक है, किससे बने होते हैं, ये नेफ्थेनिक और पैराफिनिक मटेरियल से हमारे बने होते हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि एक तो इसकी ये सस्ता पड़ता है, इसका जो कैपेसिटिव इफेक्ट है इसके अंदर देखने के लिए मिलता है वो कम है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ये मैंने अभी भी बताया था कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज को वो के अगेंस्ट विदस्टैंड कर सकता है, कितनी ज़्यादा वोल्टेज को वो बिना पंक्चर हुए बियर कर सकता है, उसको हम उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। इसके अलावा जो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो भी हमारा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो सिर्फ ये है कि वो पानी से उसको दूर रखना है, भाई मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते ही समस्या वही है कि उसका इंसुलेशन लेवल घट जाएगा, तो उस चीज़ को बचाने के लिए फिर हमको उस पर जो है एक लेयर लगानी पड़ेगी इन वार्निश की, जिससे वो जो है मॉइस्चर कंटेंट उसके अक्रॉस ना हमको देखने के लिए मिले। ठीक है, इसके बाद है हमारा वार्निश्ड। वार्निश क्या करता है, देखो इसमें जो है हम जो है कॉटन क्लॉथ इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम वो कोटेड करके रखते हैं वार्निश से। वार्निश का क्या यूज है वो मैंने अभी भी बताया कि वार्निश क्या करता है कि वो एक प्रॉपर इंसुलेटिंग लेयर बना देता है जिससे मॉइस्चर जो है अंदर तक नहीं जा पाता। अब देखो ये मेरे पास रबर है, ठीक है, इसके अंदर एक ही केबल है, वो रबर जो है इस केबल को प्रोटेक्ट कर रही है हाई वोल्टेज से ओके अगेंस्ट में। ठीक है, दोनों केबल, अरे यार कहाँ गया, ये केबल है, इस केबल का ये मैंने उसके चारों तरफ रबर लगाई, ये दूसरा केबल है, ये उसके चारों तरफ मैंने रबर लगाई। अब ये जो है उससे कोई समस्या नहीं है आपस में किसी भी तरीके की, बस ये है कि इसके चारों तरफ जो है मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ एक वार्निश की लेयर चढ़ा दी। ठीक है, अब अगर मैंने वार्निश की लेयर चढ़ाई है तो क्या होगा, क्योंकि वार्निश तो वाटरप्रूफ है, ठीक, वाटरप्रूफ है तो क्या होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट को अंदर नहीं आने देगा और जो रबर है वो अपना इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता रहेगा। इस तरीके से हमारा जो है ये काम सही से चलता रहता है। ठीक, लेकिन जो हमारा ये वार्निश कैम्ब्रिक है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 4 kV/mm की होती है, तो वार्निश इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है। ठीक, लेकिन जो इसके अंदर जो रबर है वो बहुत अच्छा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनेगा। दोनों को अकेले अकेले यूज करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, अगर आप दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो जो है पूरा कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब लो वोल्टेज के लिए हम जो है अगर अपने आसपास देखें तो हम पीवीसी केबल भी यूज करते हैं। पीवीसी केबल मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ठीक है, जहाँ पे ये एक तरीके की हमारे प्लास्टिक का एक केमिकल कंपोजिशन है जो हमें ये बताता है कि देखो एक तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारा पीवीसी केबल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो वोल्टेज के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया है। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छी टेम्परेचर की रेंज है इसकी। ठीक, और इसके अलावा इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रबर से भी अच्छी है। ठीक है, तो रबर के कंपैरिजन में ये बढ़िया है। और इसके अलावा ये जो है ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करता, वाटर से तो क्या ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनर्ट है एसिडिक के लिए भी, एल्कलाइन के लिए भी, वाटर के लिए भी। तो जो है लो वोल्टेज के लिए कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए क्या, पीवीसी केबल। अब पीवीसी केबल को अगर आपको जो है क्वालिटी और अच्छी करनी है, ज़्यादा हाई वोल्टेज की तरफ जाना है, तो आप जो यूज़ कर सकते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, ये पॉलीथीन सॉरी क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन क्या है कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है पीवीसी केबल का, XLPE केबल। XLPE की आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ ली जाती है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। ठीक है, अब इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक की है। ठीक है, किसकी, XLPE केबल की। ठीक, और ये जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया देता है। इसके अलावा पीवीसी के कंपैरिजन में ये हल्का भी होता है, इसकी जो है मोटाई भी कम रहती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए साइज जो है वो कम बनेगा। और वो जो है वाटर भी रेजिस्टेंस करता है, यानी कि पानी को भी अंदर नहीं आने देता। टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़िया है। ठीक, इसके अलावा ये 33 kV तक की वोल्टेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पीवीसी केबल जो है हम जो है मैक्सिमम 440 वोल्ट तक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वो भी लो पावर के लिए। जो लो पावर वाले हमारे केबल होते हैं उसमें हम पीवीसी केबल यूज़ करते हैं, लेकिन XLPE में एक एक्सटेंडेड वर्जन है पीवीसी का ही, तो उसमें हम जो है उसको एक्सटेंड करके कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, 33 kV तक की पावर के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें हम आपको देख सकते हैं आराम से कि सबसे ऊपर हमारी ये सर्विंग है, सर्विंग के ऊपर हमने जो है ये आर्मर लगाया हुआ है। ठीक है, आर्मर के अंदर सीथ लगाया हुआ है, सीथ के अंदर फिर ये इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर के अंदर फिर हमारा ये कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा 110 kV के लिए जो हम जो है यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज लेवल बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमको जो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो हमको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम जो है वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको इंसुलेशन लेवल बढ़ाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, या तो एटमॉस्फेरिक लेवल पे पंक्चर कर जाएगा या फिर दो फेज आपस में पंक्चर कर जाएंगे। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है इंसुलेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे जो केबल हैं वो हम वोल्टेज लेवल के बेसिस पे अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने कितने लेवल के वोल्टेज को हम किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे ये चीज़ हम एक बार बता देते हैं। देखो जो हमारे लो टेंशन वाले केबल हैं, जो हमारे लो वोल्टेज वाले केबल है, वो हम जो है 1000 वोल्टेज तक के वोल्टेज को हम जो है लो टेंशन वाला केबल कहेंगे। ठीक है, जो HT केबल होते हैं, HT केबल हमारे जो है 11 kV तक के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, HT केबल मतलब हाई टेंशन या फिर हाई वोल्टेज के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम 11 kV तक के केबल को हम जो है HT केबल कहेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन हमारे जो है 11 kV से ऊपर और से लेके 33 kV तक के केबल को हम जो है ST केबल या फिर सुपर टेंशन केबल कहेंगे। फिर आते हैं हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल या फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ये हमारे EHT केबल जो हमारे 66 kV तक की वोल्टेज को जो विदस्टैंड कर सकें उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। फिर आते हैं हमारे एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज हो गए हमारे 132 kV। 132 kV से लेके ये हमारे 440 kV तक के होते हैं, इसको नोट कर लेना। 132 kV से लेके ये हमारे 440 kV तक के लिए होते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 132 440 kV, ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा हाई सुपर वोल्टेज। उसके बाद आते हैं हमारे अल्ट्रा हाई वोल्टेज, जो हमारे 440 kV से ऊपर के केबल होते हैं वो हमारे जो है अल्ट्रा हाई वोल्टेज में आते हैं। ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलती है। हालांकि हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो तीनों फेज़ हैं, तीनों फेज़ के केबल जो स्टैंड्स के रूप में हमारे केबल के कंडक्टर जो आपस में लगे हुए हैं और उसके बीच में एक दूसरे को सेपरेट रखते हुए उसमें जो है क्या है, इंसुलेशन हमने लगाई हुई है। ठीक, इंसुलेशन आपस में लगाई हुई है। उसके बाद हमने जो है इसके चारों तरफ एक बेल्ट लगाई है लेड की। तो ये एक एग्जांपल है बेल्टेड केबल का। बेल्टेड केबल कैसे काम करता है, नॉन बेल्टेड कैसे काम करता है, वो हम एक बार देख लेते हैं आगे। देखो लो टेंशन केबल में क्या होगा कि उसमें जो इंसुलेशन लेवल उतना नहीं है, लेकिन जो हाई टेंशन केबल है उसमें देखो कितना ज़्यादा इंसुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि लो टेंशन के कंपैरिजन में हाई टेंशन में कितना ज़्यादा हमें इंसुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा होती रहती है वैसे वैसे उसको संभालना भी मुश्किल होता रहता है। ठीक, अब
ये आप एक एग्जांपल ले सकते हैं एक बच्चे से कि एक छोटे बच्चे को संभालना ज़्यादा आसान है, लेकिन एक बड़ा जो आदमी होता है उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, वही इसका ये है एग्जांपल कि जैसे जैसे वोल्टेज हाई होती रहेगी आपको जो है उसको इंसुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा देता रहना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा बेल्टेड केबल का ये डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक हमारे पास एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये, तीनों फेज़ के लिए हमारे पास 3 कंडक्टर है और तीनों कंडक्टर को आपस से सेपरेट रखने के लिए हमने जो है पेपर बेल्ट लगाई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो तीनों केबल पे उस वो कंडक्टर को पहले तो उसमें इंसुलेशन लगाया गया। इंसुलेशन है हमारा ये रहा, ये कंडक्टर का ब्लैक एरिया के बाद जो हमारा ये वाइट एरिया है ये हमारी इंसुलेशन है। इंसुलेशन के बाद ये तीनों आपस में कनेक्ट ना रहें इसके लिए हमने क्या किया, देखो एक बेल्ट लगाई है इसके पूरे चारों तरफ। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेल्टेड केबल। ठीक, उसके बाद हमने जो इंसुलेशन लगाया फिर उसके ऊपर लेड शीट लगाई है, वो सब चीज़ तो सब में अभी हम जो कॉमन कर ही रहे हैं, लेड शीट, उसके बाद जूट, फिर आर्मर, बेडिंग और उसके बाद सर्विंग। ठीक है, तो जो हमारी बेल्टेड केबल है वो क्या है कि हमारे 22 kV तक की वोल्टेज को आराम से विदस्टैंड कर सकती है। इसमें जो लीकेज की समस्या उतनी नहीं होती, लेकिन अगर आप वोल्टेज लेवल बढ़ाते रहेंगे तो उसमें लीकेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेपर इंसुलेशन होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर इंसुलेशन है वो लो वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए हम उसको यूज़ नहीं करते। हाई वोल्टेज के लिए हम जो है स्क्रीन्ड केबल यूज करते हैं। स्क्रीन्ड केबल हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो एच टाइप और एस एल टाइप। ठीक है, एच टाइप तो जो उसका साइंटिस्ट है उसका नाम बहुत टिपिकल सा है, ये रहा उसका नाम, देखो एच चैडस्टर, पढ़ने में मुश्किल है, उनके नाम पे जो है इनका नाम डाला गया एच टाइप। और एक दूसरा हमारा एस एल टाइप है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं 33 kV से लेकर 66 kV तक के लिए, जो हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसके लिए। ठीक है, तो जो एडवांटेज है हमारा इसका एच टाइप का वो है हमारा कि जो इम्प्रेगनेशन पेपर है इसका, उसकी जगह पे हम जो है एयर पॉकेट्स जो है किसी तरीके के, होता क्या है देखो इसमें कंडक्टर में दिखाता हूँ। नॉर्मली जो कंडक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती है पोर्स की वजह से, जो वॉइड्स होते हैं उनकी वजह से। देखो हमारे पास एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। अब इन कंडक्टर के बीच में होता क्या है कि जब हम इंसुलेशन डालते हैं, इंसुलेशन पूरी तरीके से सॉलिड नहीं रहता, उसमें कहीं कहीं पे हवा के बुलबुले जो एयर वॉइड्स होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, वो वॉइड्स क्या करते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देते हैं। ठीक, वो उसकी वॉइड को कम कर देते हैं। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इसमें क्या किया गया, जो हमारे एच टाइप है वो उन वॉइड्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो एलिमिनेट करते हैं, जो एयर पॉकेट्स होते हैं, जो एयर पॉकेट्स बनते हैं उसको जो है कम करते हैं, ये उसको जो एलिमिनेट करते हैं, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हाई वोल्टेज तक को विदस्टैंड आराम से कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि केबल में सब कुछ बढ़िया था फिर भी पंक्चर हो गया या केबल ख़राब हो गया, फिर भी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा। हुआ क्या कि जो उसके अंदर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके बीच में एयर वॉइड आ गया और वो जो है उसने उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ को कम कर दिया और वो थोड़ी सी भी लापरवाही जो है पूरे के पूरे केबल को ले बैठी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेपरेटेड लीड टाइप। सेपरेटेड लीड टाइप में क्या करते हैं, अगर इसका आपको एग्जांपल डिफरेंस देखना है तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा एच टाइप है उसमें जो लीड शीथ है वो लीड शीथ हमने पूरे केबल के लिए एक ही लगाई हुई है। ठीक है, अब देख लो ये जो लीड शीथ है, लीड शीथ ये हमने पूरे केबल के लिए एक ही जो है लगाई हुई है। लेकिन जो हमारा एसएल टाइप है, एसएल टाइप में हमने जो है लीड शीथ पहले तीनों कंडक्टर को अलग अलग दी है। ठीक, ये हमारे कंडक्टर हैं, इन तीनों कंडक्टर को हमने जो है अलग अलग लेड शीथ दी है, लेड कवरिंग दी है, ये वाली एक इसको अलग कवरिंग दी है, इसको अलग कवरिंग दी है, इसको अलग कवरिंग दी है। उसके बाद हमने ओवरऑल पूरे कंडक्टर को अलग से जो लेड कवरिंग दी है, इसमें जो है डबल डबल लेड कवरिंग दी गई है, जिस कारण से जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। हालांकि इसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी, लेकिन फिर भी होता क्या है कि देखो जब हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमको सिर्फ पावर ट्रांसमिशन के टाइम पे जो पहला कंसर्न होता है उसकी कॉस्ट के अलावा वो ये भी रहता है कि हमारे जो वोल्टेज है वो पंक्चर ना हो जाए। क्योंकि अगर वो पंक्चर होती रहेगी तो आप जितने भी अच्छे से जो है पावर को ट्रांसमिट करने की कोशिश करें वो बार बार आपको परेशान करेगी, बार बार उसमें पंक्चर होता रहेगा। अब केबल के साथ समस्या यही है कि अगर उसमें एक बार भी फेलियर हो गया तो एक बार आपने केबल बिछा दिया, वो अंडरग्राउंड हो गई, अब आपको केबल में फॉल्ट डिटेक्ट करना, उसके बाद उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम केबल के टाइम पे इस चीज़ का रिस्क नहीं लेते कि हमको उसको मेंटेन करना पड़े। इसलिए जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने के टाइम पे हम उसकी कॉस्ट भले ही बढ़ा दें, लेकिन कभी भी जो है उसकी क्वालिटी के साथ कोई
समझौता नहीं करते। ठीक है, जब हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज की तरफ को बढ़ते चलेंगे तो उसमें एक नाम आता है हमारा प्रेशराइज टाइप केबल्स का। प्रेशराइज टाइप केबल्स में हम जो है अंदर वाले इंसुलेशन की जगह पे हम ऑयल फील्ड केबल या फिर गैस फील्ड केबल यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें ऑयल फील्ड केबल हमारे जो है 500 केवी तक के लिए यूज किए जा सकते हैं, और जो हमारे गैस फील्ड केबल है वो हम जो है लगभग 275 केवी या फिर 220 केवी वाले जो हमारे केबल होते हैं वो हमारे गैस फील्ड केबल हम यूज करते हैं। अब देखो इतनी हाई वोल्टेज पे आके हमारी जो है पीवीसी तो काम नहीं करेगी, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि पीवीसी जो हमारी लो वोल्टेज के लिए इम्प्रेग्नेटेड पेपर काम नहीं करेगा। तो फिर इतनी हाई वोल्टेज पे आके ऐसा क्या इंसुलेटिंग मटेरियल हम लगा दें कि वो जो है हाई वोल्टेज को विदस्टैंड कर सके। ठीक है, तो हमने कहा कि हम जो है इंसुलेटिंग ऑयल यूज करेंगे, उसके अंदर डक्ट बनाएंगे, डक्ट के अंदर जो है इंसुलेटिंग ऑयल जो है वो हम उसके अंदर फिल करेंगे, जिससे क्या होगा उसकी कूलिंग भी होती रहेगी। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड भी कर पाएगा, और क्या कर पाएगा, और जो है वो टेम्परेचर हाई वोल्टेज को भी जो है रोक पाएगा। इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी वो तो उसकी अच्छी रहेगी ही। ठीक है, वहीं पे जो गैस फील्ड केबल होते हैं, गैस प्रेशराइज्ड केबल, उसमें जो हम SF6 जो है गैस यूज करते हैं। SF6 जब आपने सर्किट ब्रेकर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जो SF6 गैस है एकदम इनर्ट गैस है, उसके अलावा जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बहुत हाई है। ठीक है, वो इतनी हाई है कि 765 केवी के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसके लिए भी हम SF6 गैस ही यूज कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जी ये वाली जो केबल है वो कितनी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखो जो हमारा 3 कोर केबल है इसमें जो गैसियस प्रेशर वाला है जो हम 275 केबल के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो गैस फील्ड होती है वो उसमें सेंटर पे और इसके किनारे पे होती है। ये सेंटर से जो है ऑयल हम इसमें डक्ट बना के रखते हैं और उसमें जो है गैस फील्ड करके रखते हैं। गैस फील्ड करने से क्या होगा कि उसकी जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है वो बेटर रहती है। ठीक है, वो एक इनर्ट मटेरियल जो है इसके कंडक्टर के चारों तरफ क्रिएट कर देता है। इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे क्या होगा कि वो कंडक्टर जो है किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा और वो एकदम इनर्ट रहेगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या जो है गैस प्रेशराइज्ड यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड में भी आप समझ ही सकते हैं, देखो अभी तक हमने जो बेसिक वर्किंग पढ़ी है सिर्फ वही मेन है। इसके बाद तो सिर्फ हमको जो छोटा छोटा सा डिफरेंस ही देखना है। जो ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड में क्या करेंगे हम, देखो गैस फील्ड में हम जो है SF6 गैस फिल कर रहे थे। जो ऑयल फील्ड है हम जो है इसमें इंसुलेटिंग ऑयल यूज़ करें। इम्प्रेग्नेटेड पेपर तो जो क्या करता है कि वॉइड छोड़ देता है। वॉइड छोड़ देने से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ऑयल भर रहे हैं। उसमें एक डक्ट बनाएंगे, उसमें देखो मैं आपको दिखाऊँ अगर प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो हमारा केबल होता है, ये जो डक्ट हैं, ये जो होल हैं, इन होल में जो है ऑयल भरा हुआ होता है। ये होल क्या करते हैं कि अगर कोई भी वॉइड रह भी जाएगा, कोई अगर खोखली जगह रह भी जाएगी, कोई अगर एयर बबल बन भी जाएगा, तो उन जगह पर भी आके ये ऑयल फिल हो जाएगा। उन जगहों पर भी आके अगर ये ऑयल फिल हो जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारा जो है स्ट्रेंथ जो है इंसुलेटिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि देखो एक तो हमारे बेटर इम्प्रेगनेशन हमको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इम्प्रेगनेशन जो है सेहत के बाद भी हम जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें कोई जो है खोखली जगह नहीं रह जाती। ठीक है, और जो है हाई वोल्टेज के लिए आराम से स्टैंड कर सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हम जो है कम मटेरियल यूज करके भी जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो केबल की जो मोटाई है वो भी कम हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल अगर कहीं से लीक होता हमको दिखेगा तो हमें पता है ना कि फ़ॉल्ट कहाँ है। तो इसको जो है हम फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर फेलियर की स्टेट आती है हमारी कि ऑयल लीकेज हो रहा है, तो हम जो है फेलियर स्टेट को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा गैसेस फील्ड हमने अभी भी डिस्कस किया है कि उसमें क्या है, हम SF6 गैस यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम नाइट्रोजन गैस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जो है रिएक्ट नहीं कर रही है केबल के अंदर। ठीक है, तो उसमें हम जो है गैसेस केबल यूज कर सकते हैं, और काम वही है कि वो भी इंसुलेशन स्ट्रेंथ को बेटर कर रही है। ठीक है, अब देखो ये गैस इंसुलेटेड केबल सेम वही चीज़, बार बार जो है बस नाम अलग अलग है। GIC जो केबल है उसमें हमने SF6 गैस फिल की है। ठीक है, ठीक है, इससे जो क्या होगा कि जो हमारे पोर्स हैं ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर के वो भर जाएंगे। अब ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर के अगर पोर्स हमारे भर जाएंगे, उसमें जो खोखली जगह है वो हमारी भर जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बेटर हो जाएगी। और ये केबल जो है 1200 केवी तक की वोल्टेज के लिए, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए भी हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि SF6 हमारी जो है जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें भी यूज़ की जाती है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है SF6 गैस की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है SF6 गैस का, देखो ये SF6 गैस जो है नॉन रिएक्टिव होती है। इसके अलावा अगर कभी आग लग जाए तो ये जो है आग नहीं पकड़ती, इनफ्लेमेबल होती है। ठीक, नॉन टॉक्सिक होती है कि अगर कहीं से लीक हो जाए तो ऐसा नहीं कि लीक होने के बाद किसी आदमी को ही जान ले गई।
किसी ने सूंघ ली और उसके जो है दिमाग ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं SF6 गैस के, इसलिए तो SF6 ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये हमारा एक केबल का डायग्राम है जो हमें दिखाता है कि SF6 केबल किस तरीके से यूज किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जब हम जो है शॉर्ट लेंथ के लिए, जैसे कि हमको नदी पार करानी है या फिर हाईवे पार कराना है, वहाँ पे भी हम जो है SF6 वाली या फिर गैस इंसुलेटेड केबल को यूज करते हैं। ठीक, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो फ़ायदा तो यही है कि उसके अंदर जो है ऑयल फील्ड से क्या क्या फ़ायदे हैं वो है हमारे, देखो जो हीट ट्रांसफ़र है वो बेटर है, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कैपेसिटेंस कम है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें जो है लो वोल्टेज भी हम मतलब क्या बोलते हैं पतला कंडक्टर भी पतला इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा SF6 गैस क्या है, टॉक्सिक नहीं है, केमिकली स्टेबल है और आग नहीं लगती, आग नहीं पकड़ती उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो SF6 जो GIC केबल है वो जो हमको सस्ता भी पड़ता है। अगर हम अदर मटेरियल यूज करेंगे उतनी हाई वोल्टेज के लिए तो हमको वे कंडक्टर बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हमको कंडक्टर बिछाना है, कंडक्टर जो है डालना है, तो किस तरीके से हम उसको डाला जा सकता है। कंडक्टर डालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला डायरेक्ट लेयरिंग, दूसरा उसका सर्किट डायग्राम बनाओ, ड्रॉ इन सिस्टम, और पूरा जो नेटवर्क हमको बिछाना है उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग हमने उसको बिछाया। तीसरा हमारा सॉलिड सिस्टम है। ठीक, अब जो डायरेक्ट लेयरिंग है अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ज़मीन में लगभग 1.5 मीटर लंबा गहरा गड्ढा करते हैं, 1.5 मीटर गहरा। ठीक है, 1.5 मीटर गहरा हमने गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद हमने क्या किया, उस गड्ढे के अंदर हमने केबल को डायरेक्टली हमने बिछा दिया और उसके बाद हमने उसके ऊपर जो है कंक्रीट या फिर ईंट की एक लेयर बिछा दी, जिससे अगर कभी वहाँ पे एक्सकवेशन या फिर कोई खुदाई का काम हो तो पहले वो हमारा जो कंक्रीट है, पहले जो हमारी ईंट है वो आ जाए, जिससे खुदाई करने वालों को पता चले कि नीचे कुछ है, हमको जो है खुदाई थोड़ी स्लो करनी है, कहीं पावर केबल ना हो और वो कट ना जाए। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट लेयरिंग के तरीके हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट लेयरिंग के डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है यार। ठीक, एक तो महंगा है, इसके अलावा उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। आपने देखा होगा जब भी खुदाई होती है केबल के बिछाने के लिए तो बिछाने के टाइम पे भी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर केबल में कोई फेलियर आ जाए तो फिर भी हमको जो सड़क बीच से खोदनी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उसकी मेंटेनेंस। तो कोशिश की जाती है कि उसमें मेंटेनेंस फ्री रखा जाए और इस तरीके के केबल बिछाए जाते हैं। मेनली तो होता क्या है कि एक स्पेयर केबल एक्स्ट्रा बिछाया जाता है, मतलब हम एक साथ अगर हमको एक की ज़रूरत है तो हम 2 केबल बिछाते हैं। 2 केबल बिछाने से क्या होगा कि अगर एक केबल में किसी कारण से इन फ्यूचर फेलियर आता है तो हम जो है उसको स्विच कर सकते हैं दूसरे केबल पे बिना खुदाई किए। इसके अलावा अगर हमको जो है पावर डिमांड बढ़ानी होती है, मैंने कहा कि अभी हम जो है एक एरिया में 1000 लोगों को सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन विद द टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी और जो अभी वहाँ पे जो है लगभग 1500 लोग हुए, तो वहाँ पे उस पॉपुलेशन को पावर सप्लाई सफिशेंट अमाउंट में देने के लिए हम जो क्या करते हैं पावर को डिवाइड कर लेते हैं 2 अलग अलग वायर्स में, 2 अलग अलग केबल्स में। एक केबल हमारा जो आधी पावर ले जाएगा, दूसरा केबल आधी पावर ले जाएगा, तो ओवरलोड वाली सिचुएशन हमारी नहीं आएगी। ये हमारे कुछ फ़ायदे हैं डायरेक्ट लेयरिंग के। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है केबल से रिलेटेड तो भी मुझे बता सकते हैं। हालांकि मेरे राय में जो JEE लेवल तक का जितना या फिर AE लेवल तक का भी जो केबल में थ्योरेटिकल पार्ट बनता है वो लगभग इतना ही बनता है, और जिस स्टूडेंट का ये डाउट था वो उसके अकॉर्डिंग तो सिलेबस में लगभग उतना ही है। आप जो है अगर फिर भी कोई बचता है तो आप मुझे एक बार बताइए और मैं जो है उसको कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल ज्ञान तत्व पे। थैंक यू।